अब थोड़ा हम उस पर चलें। विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस। सर्वप्रथम प्रारंभिक 51 सदस्यों में एक। यद्यपि भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, इस बात का ख्याल रखें, फिर भी एक संस्थापक देश बना। और उसका वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत इंग्लैंड की ओर था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र होने के साथ भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और तब तक भारत की स्वतंत्रता का एक तरीके से खाका बन चुका था। तो इस प्रकार ये पहला योगदान। इस सम्मेलन में शांति को युद्ध का अवरोधक माना गया, इसलिए भारत ने मन में काफ़ी संतोष व्यक्त किया कि जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के प्रति भारत का वही दृष्टिकोण होगा जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उन सभी गतिविधियों में भाग लेगा जिससे शांति बनी रहे, उसकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और शांतिपूर्ण उन्नति में सहयोग प्राप्त हो सके। ये तो हुआ पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पहला तो यह है कि हम संस्थापक सदस्यों में हैं, और दूसरा बिंदु ये हुआ कि भारत के अपने संविधान में इसका अटूट विश्वास। यदि हम और विस्तार से इसकी बात करें तो तीसरा बिंदु आता है स्थापना और चार्टर निर्माण में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेते हुए, हस्ताक्षर करते हुए, इसका सदस्य बनते हुए ए रामास्वामी मुदालियार जो भारत के प्रतिनिधि थे। कौन? ए रामास्वामी मुदालियार जो भारत के प्रतिनिधि थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युद्ध रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को सर्वाधिक महत्व दिया जाए। मुदालियार जी का कहने का तात्पर्य यह था कि युद्ध मन में आता है और इसलिए मन में युद्ध न पनपे, इसके लिए वातावरण तैयार किया जाए। अर्थात यदि मैं एक प्रसिद्ध उक्ति कहूँ तो उस उक्ति में ये कहा गया है कि वॉर इज बिल्ट इन द माइंड्स ऑफ मेन, वॉर इज बिल्ट इन द माइंड्स ऑफ मेन, सो इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट सीड्स ऑफ पीस बी सोड। लड़ाई जो है वो दिमाग में पैदा होती है, इसीलिए हमें दिमाग में शांति के बीज बोने चाहिए। और दिमाग में शांति के बीज बोने से तात्पर्य ये है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मानव दिमाग, मानव मन शांति प्रिय रहे। और वो कब होगा? जब हम आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करें। ये एक बहुत अहम बात रामास्वामी मुदालियार ने कही। वॉर इज बिल्ट इन द माइंड्स ऑफ मेन and so it is the minds of men where seeds of peace be sowed, SOWED। ये तो हुआ पहली बात। तीसरी बात, उसके बाद अगला बिंदु, इन्हीं की सिफारिश पर मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को भी चार्टर में जोड़ा गया। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता, क्योंकि उनका कहना था कि ये भेदभाव पैदा करते हैं, यदि ये नहीं जोड़ा जाएगा तो भेदभाव होगा। और इस प्रकार उनके दबाव में या उनके इनिशिएटिव का परिणाम था कि जो सैन फ्रांसिस्को चार्टर है उसमें मानव अधिकार की बात की गई है, मौलिक स्वतंत्रता की बात की गई। अगला बिंदु, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बहुत अहम योगदान दिया है, जो चौथा बिंदु है संघ की सदस्यता बढ़ाने में। संघ तभी वैश्विक माना जाएगा जब विश्व के अधिकतर देश उसके सदस्य बने। ऐसा वैश्विक संगठन कैसा जिससे बहुत से देश जिससे बाहर रहें और बाहर रहते हुए वे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करें या संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों की अवहेलना करें। इसलिए भारत की हमेशा नीति रही कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में आस्था रखने वाले सभी देशों को सदस्य बनना चाहिए, बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों को संघ का सदस्य बनना चाहिए। उसने इस बात की जिद की कि मात्र इसके उद्देश्य
पर आस्था रखने वाले नहीं, बल्कि सभी राष्ट्र इसके सदस्य बने, तभी जाकर सभी राष्ट्रों, क्योंकि शांति जो है वह तभी इस बात पर निर्भर करती है कि सभी पक्ष शांति के पक्ष में रहें। इसलिए भारत का ये जोर देना कि सभी राष्ट्र इसके सदस्य बने, ये विश्व शांति में भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति के प्रयासों में एक बहुत अहम योगदान है। जब दुनिया दो खेमे में बटी थी शीत युद्ध के काल में, तो एक बड़ा अजीब अंतर्राष्ट्रीय खेल चलता था इन दोनों के बीच में, और एक दूसरे को कमज़ोर बनाए रखने के लिए वे एक दूसरे देश के मित्रों की सदस्यता का विरोध करते थे। यानी यदि सोवियत संघ का कोई मित्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है तो अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि ऐसा करते हुए वो सुनिश्चित करता था कि सोवियत संघ के खेमे के सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ में कम हो रही। एक और हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मंगोलिया, चीन, बांग्लादेश, इनकी सदस्यता का विरोध अमेरिका ने किया, तो श्रीलंका, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, इसकी सदस्यता का विरोध सोवियत संघ ने किया, क्योंकि ये चार देश अमेरिकी खेमे के थे और पोलैंड आदि जो थे वो सोवियत संघ के खेमे के थे। लेकिन भारत ने इन दोनों शक्ति गुटों के झगड़ों से ऊपर उठकर इस नीति की कटु आलोचना की और बारंबार महासभा के प्लेटफॉर्म में और अपने तय उसने ये आवाज़ उठाई कि सभी देशों का, विश्व के सभी देशों का इसका सदस्य होना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए, तभी विश्व शांति संभव है। वो शक्ति गुटों की इस सदस्यता की लड़ाई के सतत रूप से विरुद्ध में रहा और सभी राष्ट्र को संघ का सदस्य बनाने का समर्थक रहा। यद्यपि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी भारत ने चीन की सदस्यता का समर्थन किया, प्रबल समर्थन किया, सदैव समर्थन किया, और यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद में उसके स्थायी सदस्य बनने का भी समर्थन किया। इसी के परिणाम स्वरूप, भारत के ही दबाव के परिणाम स्वरूप चीन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अगला बिंदु जो है वह भारत का विभिन्न अंगों में सहयोग, संचालन में सहयोग। मैं जो बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कैसे योगदान किया शांति में, उसके तहत अगला बिंदु है शांति में योगदान इनडायरेक्ट तरीके से भी, परोक्ष रूप से भी होता है। और वो परोक्ष रूप से योगदान की यदि जिक्र करें तो जो यूएनओ के विभिन्न अंग हैं उसका संचालन में उसने बहुत योगदान किया। और इसके संचालन की यदि बात करें तो 1950 में सुरक्षा परिषद में सदस्य चुना गया भारत, और ये बहुत बड़ी बात थी कि सुरक्षा परिषद का सदस्य स्वतंत्रता प्राप्ति के मात्र 2-3 वर्ष बाद ही बन जाना, ये काफ़ी बड़ी बात है। 1954 में विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष बनती हैं, और वो भी पहली महिला अध्यक्ष, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। यह 8वां अधिवेशन था 1945 से जो सभा शुरू हुई थी, 1946 से 1954 में 8वां अधिवेशन। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान बने। मैं पुनः दोहरा दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए, और उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों यूनेस्को के प्रधान चुने गए। संघ के विभिन्न अवयवों के संचालन में अगली जो भूमिका है वो आती है राजकुमारी अमृत कौर, एक महिला, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और BR सेन, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन के प्रधानमंत्री रहे। ये नाम देखिए, इस क्रम से देखते जाइए। BR सेन अंतिम नाम जो मैंने अभी लिया, ये विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन के अध्यक्ष रहे, संचालक रहे, प्रधान रहे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में राजकुमारी अमृत कौर मुखिया रहीं। इसके बाद जगजीवन राम का नाम आता है, जो जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के अधिवेशन के मुखिया थे।
HJ टाटा अणु शक्ति के सहयोग के लिए जो गठित की गई थी समिति, उसके अध्यक्ष थे टाटा नहीं, भाभा, HJ भाभा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो समिति बनाई थी, महासभा ने, उस समिति का अध्यक्ष ने बनाया गया। और अगला है चिंतामणि देशमुख, CR देशमुख, जो वित्त मंत्री भी थे भारतीय सरकार में। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, और उसके बाद PN कृपाल 2 वर्ष तक यूनेस्को के अध्यक्ष रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन? CR देशमुख, चिंतामणि देशमुख। और उसके बाद IMF भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। और फिर PN कृपाल, ये 2 वर्षों तक यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष। इतनी लंबी सूची है जिसमें संचालकों के रूप में, उसके मुखिया के रूप में, संगठन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अवयवों के मुखिया के रूप में इन लोगों ने भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके जो विभिन्न अवयव हैं, उसके संचालकों में या उसके अध्यक्षों में, ये जो सूची है यही समाप्त नहीं होती। इसके बाद और भी कई ऐसे मौके आए जब भारत के अधिकारियों ने वहाँ ऊंचे पदों पर अपना प्रतिनिधित्व दिया, ऊंचे पदों को सुशोभित किया। उस श्रृंखला में डॉक्टर के कृष्ण राव, जो 1968 में महासभा की वैधानिक समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मेजर जनरल रिक्की महासचिव के सैनिक सलाहकार बने। मेजर जनरल रिक्की सैनिक सलाहकार महासचिव के, जो विश्व में विभिन्न सैन्य गतिविधियों में जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ इन्वॉल्व है, उससे जुड़ा हुआ है, उसमें सलाह देने का कार्य करते थे। भारत के प्रसिद्ध जनरल थिमैया, ये शांति सेना में साइप्रस में पदस्थ थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे। साइप्रस देखिए कितना छोटा सा देश, पर किसी काल में, किसी समय, एक समय ऐसा था जब साइप्रस जब तब विश्व को चिंता दे देता था, वहाँ जो अंदरूनी मामले थे और उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही थी उसको लेकर इस साइप्रस में शांति सेना भेजी गई। उसका नेतृत्व जनरल थिमैया कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी वहीं मौत हुई, वे शहीद हुए। और मेजर जनरल ज्ञानी, इन्होंने गाज़ा स्ट्रिप, जिसका मैंने जिक्र किया था, गाज़ा स्ट्रिप जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण है और आज भी वो बना हुआ है। जब तब ये गाज़ा स्ट्रिप का मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उछल पड़ता है और बड़ा विस्फोटक हो जाता है। वहाँ की शांति सेना का नेतृत्व भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी, शांति सेना थी, उसका नेतृत्व भी भारत ने ही किया, जिसमें जनरल ज्ञानी थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में भारत में बारंबार लिया जाता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1973 से 82 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 1973 में और सन 1982 में पुनः उन्हें चुना गया, यानी 2 काल उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उनका नाम डॉक्टर नगेंद्र सिंह। सन 80 में जनरल प्रेमचंद, भारत के जो मुखिया थे, उनका नामांकन हुआ नामीबिया में शांति सेना के लिए तो नहीं, लेकिन चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में। नामीबिया अफ्रीका का एक देश, उभरता हुआ देश, जहाँ पे न्यूट्रल चुनाव करने के लिए पर्यवेक्षकों की आवश्यकता थी और उसका मुखिया बना के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जनरल प्रेमचंद को भेजा गया। इसी तरह सन 85 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी चुना गया और इसके अतिरिक्त 50 से लेकर अभी तक
80, 90, 2000 तक के काल में भारत के बहुत से लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अधिकरणों और आयोगों में सदस्य चुने गए। ये तो भारत का प्रतिनिधित्व आधिकारिक स्तर पर सर्वोच्च पदों पर इसकी सूची थी। अब अगला बिंदु है संघ के शांति और सुरक्षा संबंधी राजनीतिक कार्यों में भारत का क्या योगदान रहा। संघ के शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में, राजनीतिक मामलों में, इसमें इसकी सूची भी बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। यहाँ पुनः उन्हीं मुद्दों को थोड़ा और विस्तार से बताया जाएगा, जिसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सुलझाई गई समस्याओं में ऐसी समस्याएं जिसमें भारत की अहम भूमिका रही, उसमें पहली समस्या है कोरिया समस्या। जैसा मैंने पूर्व में बताया था, कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो भागों में एक तरीके से बट गया था। शीत युद्ध के काल में जो दो ध्रुव बने थे, दो खेमे बने थे, उन दो खेमों के बीच में ये कोरिया का विभाजन एक तरीके से हो गया था। और एक समय ऐसा आया जब उत्तरी कोरिया ने 1950 में, उत्तरी कोरिया वो कोरिया है जो सोवियत संघ के खेमे का हिस्सा था, और सोवियत संघ की विचारधारा हमेशा थी कि अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को दुनिया में फैलाओ, येन केन प्रकारेण। उसी फैलाव की इच्छा के तहत उसने उत्तरी कोरिया को प्रेरित किया दक्षिणी कोरिया पे हमला करने के लिए, जहां पे अमेरिका का एक तरीके से दबदबा था। लेकिन उत्तरी कोरिया, रूस, ये दक्षिणी कोरिया में हमला तो किया, लेकिन ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 6 राष्ट्रों की कंबाइंड फौज बनाई, 6 राष्ट्रों की संयुक्त फौज बनाई, जिसमें भारतीय सैनिक भी थे। इस प्रकार इस युद्ध को समाप्त कराने और दोनों देशों के युद्ध बंदियों की अदला बदली या आदान प्रदान, युद्ध को समाप्त करना और दोनों देशों के बंदियों का आदान प्रदान, इसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को इसीलिए यहाँ के तटस्थ राष्ट्र आयोग, न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में देखा गया, उसकी भूमिका को बहुत सराहा गया, और इस कारण उसे उसके आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगली महत्वपूर्ण समस्या स्वेज नहर की थी, जिसका जिक्र भी पूर्व में हुआ है। 26 जुलाई 1956 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होता है। मिस्र की सरकार स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके उसे अपने हिस्से में शामिल कर लेती है, अपना अधिकार बना लेती है, अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो इस स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि ये स्वेज नहर मैंने बताया बड़ा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो जो राष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो थे सामान्यतया फ्रांस, ब्रिटेन और उसके अलावा इजराइल। इन्होंने संयुक्त हमला बोला मिस्र पर। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके संबंध में प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव के तहत भारत ने इन तीनों आक्रमणकारी देशों को युद्ध बंद करने के लिए कहा। देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, ये लोग स्वेज नहर के इस राष्ट्रीयकरण से बड़े इन पर इसका एक तरीके से दुष्प्रभाव पड़ा था। इनका व्यापार का पूरा जरिया था, उस पर इस पर काफ़ी चोट पड़ी थी। परिणाम, इन्होंने हमला किया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, इसकी कड़ी निंदा की। यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इसमें के खिलाफ विरोध करना, और वो भी जो अमेरिका खेमे के देश थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, बुलंद करना, ये भारत की स्वतंत्र
विदेश नीति का परिचायक है। कोरिया में उसने जहाँ पे सोवियत संघ के हमले का विरोध किया, कोरिया में जहाँ पर उसने सोवियत संघ के द्वारा प्रेरित हमले का विरोध किया, वहाँ जहाँ पर उसने अमेरिकी खेमे के सदस्यों के हमले का कड़ा विरोध किया और इस प्रकार इस युद्ध को बंद कराने में भारत ने पुनः अहम भूमिका निभाई। और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत एक तटस्थ भूमिका निभाता है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य भी था, एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य था और इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए उसने समय आने पर सोवियत संघ की आलोचना की और ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की आलोचना से भी या अमेरिकी खेमे की आलोचना से भी अपने को नहीं रोका। इसके बाद अगली समस्या यही अफ्रीका में कॉन्गो को काफ़ी बाद में स्वतंत्रता मिली और जो स्वतंत्रता मिली तो कॉन्गो की अंदरूनी स्थिति वहाँ राजनीतिक स्थिरता देने के लिए तैयार नहीं हुई थी और अन्य ताकतें उसमें दखल कर रही थीं। परिणाम क्या हुआ कि अस्थिरता बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई और संपूर्ण राष्ट्र जो है वो एक तरीके से 4 भागों में विभाजित हो गया, राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया। तो ये कॉन्गो का विभागीकरण केवल इसलिए क्योंकि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता थी, इसका लाभ उठाते हुए बेल्जियम ने कॉन्गो के मामले में हस्तक्षेप करने का सोचा। बेल्जियम ने प्रयास किया कि कॉन्गो को वह पुनः अपने कब्जे में लाए, लेकिन वहाँ की लुमुम्बा सरकार ने बेल्जियम के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत की और सैनिक सहायता का अनुरोध किया। बेल्जियम कॉन्गो, उसमें वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात रखना, अनुरोध रखना और सैनिक सहायता मांगना। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर भारत ने अपनी एक टुकड़ी वहाँ भेजी, जो वहाँ भेजी गई टुकड़ियों में सबसे बड़ी बटालियन थी। अन्य देश की फौज के हिस्से भी वहाँ गए थे, लेकिन भारत की जो टुकड़ी थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के मातहत जो भेजी गई थी उसमें वो सबसे बड़ी बटालियन थी। इस तरह भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करके एक बड़े युद्ध के खतरे को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कॉन्गो का मामला, कोरिया, उसके बाद सुएज कनाल, उसके बाद कॉन्गो। अब अगली समस्या है हंगरी की। हंगरी वैसे तो सोवियत खेमे का देश था। अक्टूबर 1956 में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अमेरिका की सहायता से हंगरी में विद्रोह कर दिया। जैसा मैंने बताया, आप हंगरी को देखेंगे, ये एक तरीके से पश्चिमी यूरोप का हिस्सा न मानते हुए इसे पूर्वी यूरोप का हिस्सा मानते हैं, जो सोवियत संघ की सीमा से निकट है। और इसलिए सोवियत संघ की सीमा से जो निकटस्थ राष्ट्र थे उसको सोवियत संघ ने एक तरीके से ढाल की तरह उपयोग करना चाहा और वहाँ सैटेलाइट स्टेट बना दिए। सैटेलाइट स्टेट का अर्थ होता है अपने नियंत्रण में वहाँ पर सरकारें बनाई। खुद ने डायरेक्ट वहाँ पर अपना नियंत्रण नहीं लिया, लेकिन वहाँ की सरकारों को चलाने में, अंदरूनी मामलों में उसने काफ़ी दखल दिया। इस प्रभाव के कारण अमेरिका खिन्न हुआ और उसके बाद यहाँ पर हंगरी समस्या में जब विद्रोह दबाने के लिए रूस से सैनिक सहायता का अनुरोध किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। अर्थात 1956 में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अमेरिका की सहायता से हंगरी में विद्रोह कर दिया, तो हंगरी की सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए रूस से सहायता मांगी। स्वाभाविक था। हंगरी की इस अनुरोध को रूस की सरकार ने स्वीकार किया, जो कि एक तरीके से हंगरी तो रूस के लिए ढाल था, और उसने अपनी सेना भेजकर इस विद्रोह को कुचल दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो दूसरे खेमे के थे, और अमेरिका तो दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रहा था, उसकी मांग पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर विचार हुआ, इस समस्या पर विचार हुआ,
तो भारत ने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का जो प्रस्ताव था कि हंगरी में सोवियत संघ दखल दे रहा है, भारत ने अपने सोवियत संघ के संबंधों की चिंता किए बिना स्वतंत्र मामला अपने सार्वभौमिक उसके आधार पर उसने प्रस्ताव का समर्थन किया और हंगरी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय क्रांति मानते हुए हंगरी में रूस के हस्तक्षेप को अनुचित किया और अनुचित बताया और आलोचना की। हंगरी के विद्रोह को भारत ने क्या बताया? एक तरीके से उसका अंदरूनी मामला, एक तरह का अपना राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय क्रांति, और इसमें रूस के द्वारा किसी तरह का दखल देना नाजायज माना गया भारत की नज़र में। और साथ ही भारत की सरकार ने रूस के द्वारा वहाँ विरोधियों के साथ, बंदियों के साथ किए जा रहे अत्याचार का कड़ा विरोध किया और रूस के विरुद्ध रखे गए निंदा प्रस्ताव का भारत ने विरोध तो किया और सेना को हंगरी से हटाए जाने को भी उसने उचित नहीं माना, क्योंकि भारत का उद्देश्य था हंगरी में शांति स्थापित करना। यानी हंगरी का उदाहरण आपको ये बताएगा कि भारत कैसे दोनों पक्षों को साधते हुए चल रहा है, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य ये नहीं था कि हंगरी किसी एक खेमे में जाए, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि हंगरी में शांति की स्थापना हो। मामले को आगे तूल नहीं देने के लिए उसने जो रूस के विरोध में जो निंदा प्रस्ताव आया था उसका भी विरोध किया। मामले को तूल ना देने के लिए, खेमे की राजनीति को हावी ना होने देने के लिए, या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के टकराव को बढ़ने से रोकने के लिए भारत ने हंगरी के सोवियत संघ के खिलाफ दिए गए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया और हंगरी की सेना हटाए जाने का भी एक तरीके से उसने विरोध किया, उसने उसे उचित नहीं माना। तो इस प्रकार वो दोनों पक्षों के प्रति स्वतंत्र रवैया अपना रहा था। ये हंगरी क्राइसिस का उदाहरण है, क्योंकि भारत का असली उद्देश्य तो वहाँ शांति स्थापित करना था। इसी तरह भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त जो और कुछ अन्य समस्याएं आई, जैसे अरब इजरायली विवाद, गाज़ा का विवाद, उसके बाद जो पैलेस्टीन का विवाद, ये सब विवाद उसी क्षेत्र के हैं, एक ही विवाद से जुड़े हुए हैं। इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इजराइल की स्थापना जो 20वीं शताब्दी में हुई एक राष्ट्र के रूप में 1947 के आसपास, उसकी स्थापना के बाद से वहाँ पे युद्ध की स्थितियाँ निर्मित हो गई दुर्भाग्य से, और मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल ये एक दूसरे से हमेशा आमने सामने टकराते रहे। इजराइल के पक्ष में हमेशा अमेरिका रहता था और ये बहुत बड़ा विवाद चला। इस विवाद में भी भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई विवाद को सुलझाने में। ऐसे टर्की के विवाद को, सीरिया, अल्जीरिया, अफ़गानिस्तान, देखिए इस नक्शे में सब क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। टर्की, सीरिया, अल्जीरिया, अफ़गानिस्तान, ऐसी कई समस्याओं और विवादों को सुलझाने में भारत ने एक राष्ट्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।